MA पॉलिटिकल साइंस में मेरा एडमिशन हुआ। उस टाइम भी मैं एकेडमिक्स को लेकर इतना सीरियस नहीं थी, ठीक है BA MA करते हैं फिर देखते हैं कि क्या होता है। एंड मुझे बहुत श्योरिटी थी कि मास्टर्स के बाद मेरे को जॉब करना है, क्योंकि सिंस आई एम द एल्डेस्ट इन माई हाउस, सब घर में सबसे बड़ा होना है, एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको कमाना है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। और मेरे फादर का एक चीज़ था, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते आपकी शादी नहीं करेंगे। तो एक ये सपोर्ट बात है ये एक सपोर्ट था मेरे पास जी। उसके बाद मास्टर्स ख़त्म होने के बाद समझ में नहीं आया क्या करें, तो बोले चलो MPhil अप्लाई कर देते। MPhil अप्लाई किया, इंटरनेशनल स्टडीज़ हुआ, और उसके बाद जब मैंने रिसर्च शुरू किया तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा। I mean, मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग, ये मेरे मतलब का है। मुझे नई नई चीज़ें समझ में आने लगी। लाइक लीबिया एक ऐसी जगह है जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ रही पूरे 17 साल, उसके बाद यहाँ पे आ गई, और उसी जगह को पढ़ना दोबारा, उसी जगह को नए नज़रिए से देखना मेरे लिए बहुत एनलाइटनिंग था। तो मुझे लगा कि चलो एटलीस्ट एक हिट होता है आपको कि आपकी लाइफ में कुछ तो है करने को। तो उस वजह से मेरा इंटरेस्ट जो था वो MPhil में आके बहुत एज एन एकेडमिशियन मेरे लिए बहुत डिले था जो डेवलप हुआ। लोगों का मास्टर्स में ग्रेजुएशन में हो जाता है, बट आई फेल्ट लाइक MPhil में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं मेरे को। अज़ीमा, आपकी आगे की जर्नी जाने से पहले मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में बता दूँ। तो आज हम लड़कियों वाली बातें के एपिसोड में बात कर रहे हैं अज़ीमा सलीम के साथ। अज़ीमा सलीम ने अपना मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में जामिया मिलिया इस्लामिया से किया, और फ़िलहाल वो अभी JNU से PhD कर रही हैं। तो अज़ीमा, आप अपनी जर्नी के बारे में बात कर रही थी, आगे क्या हुआ फिर? उसके बाद मैं MPhil ख़त्म किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद माय वर्क कि चलो मैंने कुछ अपनी लाइफ में ऐसा कुछ खुद प्रोड्यूस करके निकाला कि क्या सोचा क्या किया। उसके बाद मैंने सोचा कि जामिया में मैं 4 साल रही है, थोड़ा सा बाहर एक्सप्लोर करना भी बनता है। JNU लाइक मुझे पहला ऑप्शन जो दिखा वो JNU ही था, क्योंकि हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में 3 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। DU मुझे जाना नहीं था, क्योंकि DU मैंने ग्रेजुएशन में देखा और मुझे ठीक है नहीं। तो DU आपने देखा? मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर जामिया से आपने मास्टर्स किया? हाँ, मास्टर्स और MPhil किया, फिर मैं JNU। तो तीनों यूनिवर्सिटी आपने देख ली और एक्सप्लोर कर लिया। हाँ, तो फॉर्चुनेटली मेरा JNU हो गया एंड आई वाज सो लकी, क्योंकि मेरा एडमिशन जो जनवरी 2017 में हुआ था, और उसके बाद 1 साल तक एडमिशन बंद हो गए थे JNU के अंदर। जो सीट कट्स हुए थे, जो इतना प्रोटेस्ट हुआ था, वो एग्जैक्टली मेरे एडमिशन के जस्ट बाद वाला एडमिशन था। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, और याद रहने वाली चीज़ है ये कि कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली जी। तो वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ें थी कि आपको वही MPhil वाला काम करना है। लाइक मेरा MPhil था ट्राइबल फैक्शनलिज्म एंड नेशन स्टेट बिल्डिंग इन पोस्ट गद्दाफी लीबिया। ओके। तो और उसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लगी, लाइक रिफ्यूजीज़ पढ़ने लगी अलग। फिर हमारे प्रोफेसर्स थे जो आइडिया ग्लोबल जस्टिस का आइडिया बताने लगे, जस्टिस बताने लगे। तो मैंने सोचा कि लीबिया तो मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है, क्यों ना कुछ नया चीज़ एक्सप्लोर करूँ, कुछ नया मतलब आप खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश। तो उसी एक्सपेरिमेंट में मैंने एक ऐसा टॉपिक ले लिया जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा। था नहीं है, अभी भी है। मैंने क्या लिया, सीरियन रेफ्यूजीज इन जर्मनी एंड एनालिसिस थ्रू द प्रिज्म ऑफ ग्लोबल जस्टिस। तो मैं इस रेफ्यूजी कॉन्सेप्ट को ग्लोबल जस्टिस से थ्योराइज करने की कोशिश कर रही हूँ अभी तक। आगे पता नहीं कब तक। तो अभी आप एंजॉय कर रही हैं अपने रिसर्च को? मुश्किल तो है, बट इंटरेस्टिंग भी है, बट यू नो हमारी रिसर्च करते टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। लाइक सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स अगर आप देखते हो, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स के अंदर क्या था, मेरे को बीइंग अ दिल्ली आपको हॉस्टल नहीं मिल सकता, आपको दूसरा हॉस्टल लेना पड़ेगा जो बहुत एक्सपेंसिव है बाकी हॉस्टल से। और मैंने लिया, क्योंकि रोज़ाना अब यहाँ से JNU 1.5 घंटा आने का, 1.5 घंटा जाने का, इट्स बहुत टायरिंग हो जाता है एक पॉइंट पे जाके, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद किसी तरह मेरे को 6 महीने डॉम में निकाल के उन्होंने मुझे एक यमुना हॉस्टल दिया जो दिल्ली हाइट्स के लिए था। मैंने कहा ठीक है, एटलीस्ट आई कैन मैनेज। उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स लाइक स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम होता है आपको। मैंने मानो
अप्लाई किया, मेरा मानो नहीं हुआ, मुझे आज तक नहीं पता कि क्यों रिजेक्ट हुआ, उन्होंने मेरा 3 बार रिजेक्ट किया। अच्छा, ये प्रॉब्लम मैंने और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ देखी है, तो इस पे भी बात होनी चाहिए और लोगों को एग्जैक्टली, आई मीन उनका एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि वो किस बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मास्टर्स का स्कोर अच्छा था, ठीक है, मेरा एमफिल का स्कोर अच्छा था, इट्स जस्ट कि दिल्ली के अंदर नंबर ऑफ सीट्स कम थी, तो बीइंग अ दिल्ली आई गॉट अनप्रिविलेज्ड, ठीक है, राइट। ये नया है, ये कुछ नया था। तो ये चीज़ें भी है। उसके अलावा ICSSR अप्लाई किया, ICSSR का भी अपना एक ट्रांसपेरेंसी है, क्या है, नहीं है ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली नहीं है कि वो क्या किस बेसिस पे देते, कहते तो है टॉपिक के बेसिस पे देते हैं, इसके जबकि ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, एग्जैक्टली, इवन कि किस बेसिस पे आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो क्राइटेरिया क्या था। हाँ, बीच में फिर जैसे उसके अलावा सिक्योरिटी इश्यूज होते थे, जैसे मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, घर पे कंटिन्यूस टेंशन होती थी, खाना खाया किसके साथ हो, बाहर मत जाना, ये मत करना, ठीक है, बिकॉज मेरे यहाँ से आज तक कोई हॉस्टल में नहीं रहा, तो आप पहली लड़की हाँ, हॉस्टल में जाके रहना, समझना, और हॉस्टल की लाइफ भी एक अलग होती है, एक अलग दुनिया होती है, जहाँ पे आप ही के एज के लोग होते हैं और जिनके आइडियाज़ बहुत अलग होते हैं, और एक ही ग्रुप में रहना होता है, और वो एक अलग एक्सपेरिमेंट है बहुत बड़ा, मुझे लगता है। एग्जैक्टली, वो एक अलग ही एक्सपेरिमेंट हो जाता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। आई मीन शुरू में मुझे बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हुआ JNU एडजस्ट होने में, बट इवेंचुअली दोस्त बने, हॉस्टल मेट्स बने, तो आपको एक आदत सी डेवलप हो गई, ठीक है। उसके बाद JNU से मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली बाहर जाने की, लाइक मेरा 2 बार पेपर सेलेक्ट हुआ, एक इंडोनेशिया गई लास्ट ईयर में, उससे पहले नीदरलैंड से एक पेपर सेलेक्ट हुआ, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था कि एक लड़की, मेरे पूरे ख़ानदान में एक तो कोई PhD नहीं है, जो कर भी नहीं रहा है, और दूसरा कोई अकेला बाहर नहीं गया, और वो भी लड़की है। पूरी एकेडमिक लाइफ ऐसी रही है कि आपने बहुत एक्सप्लोर किया, यूनिवर्सिटीज़ अलग, फिर आप बाहर भी बहुत सारी अलग अलग कंट्री में जाके पेपर प्रेजेंट कर रही हैं, तो बट इसमें मेरे पेरेंट्स ने एक्चुअली सपोर्ट किया मुझे कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स नहीं करते, जैसे मेरी कजन्स हैं, उनको पढ़ने नहीं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद यार कि शादी करो, अभी उनके यहाँ चल रहा है शादी करो, अभी तो मेरे यहाँ भी हो रहा है कि शादी करो। अच्छा, हाँ, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि मेरे जितना पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिल रहा उनको। हाँ, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और कोई लड़का आता भी है तो वो देखता है, अच्छा JNU की है, हाँ, फेमिनिस्ट होगी, हाँ, फेमिनिस्ट होगी, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, आर्ग्यूमेंटेटिव होगी, फेमिनिस्ट होगी, आर्ग्यूमेंटेटिव होगी, जवाब देने वाली होगी, तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं हम। तो ये प्रॉब्लम्स अभी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और कभी कभी लगता है कि ठीक है, और जो जैसे मैच मेकर्स होते हैं आजकल बहुत ज़्यादा आना जाना हो रहा है मेरे यहाँ पे, क्योंकि उनको लग रहा है मेरी इस कम्युनिटी के हिसाब से मैं बहुत एजेड हो चुकी हूँ। नहीं, लड़का बचा नहीं है। बट फिर भी लोग आते हैं, पूछते हैं कि अच्छा कैसा चाहिए, क्या चाहिए, जैसा ठीक, मतलब हाउ कैन यू, कितनी सारी चीजें हैं जिस पे अलग अलग पे टॉपिक पे बात करने में पता नहीं कितने साल गुजर जाएंगे। मैच मेकिंग अपने आप में एक अलग इशू है, सोशल इशू की तरह देखती हूँ मैं इसको, बहुत बड़ा। अच्छा, तो अजीमा एज अ रिसर्चर, एज अ वुमन रिसर्चर, क्या प्रॉब्लम एक लड़की को या वुमन को फेस करनी पड़ती है बीइंग अ रिसर्चर? प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, फैमिली प्रेशर, इंस्टीट्यूशन प्रेशर तो सब में ही होता है। प्रेशर सब जगह से है जी। आपको टाइमली अगर मेरे पे प्रेशर है, मुझे जल्दी ख़त्म करना है अपना PhD, क्योंकि उम्र निकलती जा रही है, हर साल ये पूछता है अच्छा इस साल होगा। बीइंग अ वुमन क्या कुछ अलग होता है फाइनेंशियल प्रेशर जो है, क्या ऐसा कुछ? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता अलग होता है या सेम होता है, क्योंकि मैंने लड़कों के उससे एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो लड़के क्या एक्सपीरियंस करते हैं इकोनॉमिक प्रेशर मुझे नहीं पता। बट बीइंग अ वुमेन आपको पता है आपका खर्चा हो रहा है, ठीक है, 28 साल में भी आपके घर वाले आपका खर्चा उठा रहे हैं, आप पे पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उन बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में तो यही रहेगा ना कि हम एक अभी तक हमारे पे इन्वेस्ट ही हुआ जा रहा है, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है, ठीक है, तो वो अनसेट प्रेशर होता है कि हमको वापस प्रोडक्टिविटी देनी है। और एक पॉइंट ऐसा आता है लड़की के लाइफ में, अगर कंटिन्यूसली आप पे खर्चा करे जाएंगे तो हम एक पॉइंट पे बर्डन बन जाएंगे उनके लिए, राइट, ठीक है। तो वो जो थिन लाइन है ना बर्डन बनने का और
एक प्रोडक्टिविटी देने का वो समझ में नहीं आता। अभी क्या होता है, थ्रू आउट द रिसर्च में ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रोजेक्ट आप ले लो या कुछ पार्ट टाइम कर लो जिसमें आपका बेसिक निकल जाए, लाइक हमारा हॉस्टल निकल जाए, हमारी किताबों का खर्चा निकल जाए, ठीक है। क्योंकि किताबों का खर्चा अपने आप में बहुत बड़ा खर्चा होता है रिसर्च के दौरान, और आप उससे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकते, वो बहुत ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली। तो वो सारे एक तरीके के फाइनेंशियल है, आप कंप्लीटली नहीं डिपेंडेंट कर सकते, उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशनल हेल्प चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए। चलिए मेरे यहाँ तो मेरे पेरेंट्स एक हद तक दे देते हैं, दूसरा मैं एक हद तक मैनेज कर लेती हूँ, पर हमारी सोसाइटी में बहुत सारे पेरेंट्स इसी वजह से नहीं पढ़ाते क्योंकि दे कान अफोर्ड इट, राइट। वो इतना खर्चा नहीं उठा सकते, जबकि लड़कियाँ पढ़ने वाली होती हैं, लड़कियों में वो पैशन होता है, पोटेंशियल भी होता है, बट वो नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे मेरे को अभी मन है कि मैं पोस्ट डॉक बाहर किसी कंट्री में जाके करूँ, बट मैं नहीं कर सकती जब तक मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक फैक्टर मुझे लगता है बहुत बड़ा है, फाइनेंशियल फैक्टर्स। और ये समझना भी, क्योंकि एक बार आप बर्डन बनना शुरू हुए ना, फिर आपको बस ले ऑफ करना है, आपको आपकी शादी करनी कहीं भी किसी भी तरह। ये फाइनेंशियल प्रेशर जो है, मतलब मेरी समझ के हिसाब से मैंने जो देखा है, लोगों को ऑब्जर्व किया है, तो मेरे ख्याल से लड़कों पे भी ये बहुत रहता है। क्योंकि उनको तो लड़कियों से फिर भी उनके पेरेंट्स सिर्फ कमाना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ, लेकिन लड़कों के साथ क्या होता है कि उनको पढ़ के कमाना ही है ना, पूरी फैमिली को उनको चलाना है। तो आई थिंक ये वाला जो है ये थोड़ा कॉमन है, लड़कियों के साथ भी ये इशू है, लड़कों के साथ भी। लड़कियों के साथ स्पेसिफिक आई थिंक यही हो जाता है, शादी वाला प्रेशर हो जाता है। और कुछ ही फैमिलीज हैं जहाँ पे फाइनेंशियल भी रहता है, बट देन सब कुछ आकर के रुक जाती है शादी पर, सब कुछ वहीं पे आके। तो वही ना, हमारा एंड ऑफ द डिस्कोर्स सिर्फ शादी पे होता है, पर फिर शादी के भी अलग प्रॉब्लम्स है। शादी आपके कास्ट में होनी चाहिए, शादी आपके लेवल की होनी चाहिए, शादी आपके मतलब लड़का कमाता होना चाहिए, लड़की घरेलू होनी चाहिए, लड़की गोरी होनी चाहिए। तो कई बार इसमें ये अभी भी है, आज के दौर में भी एक लड़की की हाइट अच्छी होनी चाहिए, ये उस दोनों का हाइट मैच करना चाहिए। मेरे को तो एक बार हाइट की वजह से रिजेक्ट करके गए थे पर्सनली। बट तो ये बहुत मैरिज एक अपने में एकदम बहुत नपी तुली हुई लड़की होनी चाहिए शादी के लिए। मुझे समझ में नहीं आता, तुम लड़की ले रहे हो, आप लड़की ले रहे हो, ये सामान खरीद रहे हो। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है कि वेट पे भी होता है कि बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, कैसे आप चलना आना चाहिए, बैठना आना चाहिए, खाना पकाना आना चाहिए, डेली सोप देखना आना चाहिए, मतलब। और ये जो लोग हैं जिनके बारे में हम बात करें, ये कोई दूसरी दुनिया के नहीं, हमारे ही घर के अंदर हैं ऐसे लोग, हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदारों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। और हमारे लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है उनको समझाना, कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की? पहली बार लोगों को लगता है मैं डॉक्टर की डिग्री पढ़ रही हूँ तो आगे जाके क्लिनिक खोलूंगी शायद। तो यहाँ पे ये नया था, ये बहुत नई बात। तो उनको पहले समझाना पड़ता है कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, जो कि सोशल साइंटिस्ट होता है, जो कि पॉलिसीज या सोसाइटी से काम करता है, इंसानों मतलब ह्यूमन बॉडी से नहीं करता है, ऑपरेशन नहीं करता। दूसरा फिर ये मुझे आज तक सुनने को मिला है, मतलब जब से मैंने एमफिल ज्वाइन किया आज तक पढ़ के काली हो गई है। तो ये रेसिज्म भी है हमारे यहाँ, रेसिस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत डार्क सर्कल्स हो गए, काली हो गई है, पतली हो गई है, घर पे बैठा करो, ग्रूम किया करो अपने आप को। मैंने कहा व्हाट्स द पॉइंट, आप अपने आप को ग्रूम करने का क्या फायदा? इतनी मेहनत पढ़ाई लिखाई करके इसलिए की है कि अपने स्किन कलर पे मतलब कॉन्शियस हो जाए। आप अगर आपको पसंद है वो चीज़, अगर आपको अपने आप को ग्रूम करना पसंद है तो समझ भी आता है, समझ आता है, ठीक है। बट अगर आप बाहर जाके काम कर रहे हो, ठीक है, जनरली ऐसा हुआ है, मैं सुबह से लेके शाम तक बाहर होती हूँ और शाम में कोई फैमिली इवेंट होता है तो ऑब्वियसली इंसान थका हुआ होता है और उसी हालत में जाता है, तो वहाँ से कमेंट्स आते हैं कि
कितनी काली हो गई। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है मुझे लगता है, क्योंकि मेरे साथ खुद भी बहुत बार हुआ है ऐसा कि कॉलेज से आप आते हैं थके हुए और कोई रिश्तेदार आपको देख के ही बोल देगा कि अरे तुम तो बहुत काली हो गई, पढ़ के पागल हो जाओगी, पागल हो जाओगी क्या पढ़ के। बहुत कॉमन है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली ये जो माइंड सेट है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है कि उनके हिसाब से ज़्यादा पढ़ना गलत है। ज़्यादा पढ़ लिया तो आपका दिमाग ख़राब हो गया, ज़्यादा पढ़ लिया तो आपने अपनी बॉडी के साथ टॉर्चर किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में भी जाए, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं लिखा है कि आप एक लेवल तक पढ़ सकते हो। यही तो नहीं सोचते हैं ना ये लोग किसी नहीं भी सोचते, पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आज भी होती है। घर वाले बोलते कि ठीक, मेरे घर वाले नहीं बट आस पड़ोस, इनफैक्ट अभी रिसेंटली आस पड़ोस के लोग आएगा, शादी कब कर रही हो, शादी कब कर रही हो। तो मैंने नया तरीका बनाया कि लड़का लेके अभी करती हूँ। अच्छा सोल्यूशन दिया है आपने, लड़का लेकर आओ फिर बात करना, फिर बात करेंगे। क्योंकि चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, चीज़ें जितनी सिंपल दिखती हैं और फिर आपके अंदर एक टाइम के बाद एक खुद में मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है कि आपको कैसा लड़का चाहिए, आपको सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। पहले अगर आप 18-19 साल की एज में कोई लड़का आपसे मिलने आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो। बट अब तो एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है कि कम से कम उस बंदे को इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो कि जो मैं कर रही हूँ वो वैलिड है या नहीं, इतनी अंडरस्टैंडिंग, क्या वैल्यू है, उसकी क्या वैल्यू, इतनी मेहनत करी है जो मैंने अभी एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट वो दे सके। तो ये सारी चीज़ें आप वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और एजुकेशन के साथ डेवलप होती हैं, और जो हमारी सोसाइटी में बहुत रेयरली होती है। फैक्ट अगर आप ओल्ड दिल्ली में जाओ तो वहाँ का सिस्टम क्या है, वहाँ पे मोस्टली बिजनेस क्लास, जो बिजनेस क्लास है उसमें मैंने काफ़ी, मेरे जो स्कूल मेट्स थे तो उनमें जो लड़के थे जो जिनका कारखाना था बहुत बड़ा, तो उन्होंने किसी तरह 12th पास करी और कारखाने में जाके एडजस्ट हो गए, ठीक है। और लड़कियों का क्या है, ठीक है, उनकी शादी नहीं हो रही है तो उनको पढ़ा दिया। ये वाला माइंडसेट है, ऐसा ना लगे कि खाली बैठी है। हाँ, तो उस चक्कर में लड़कियों ने ग्रेजुएशन कर लिया, कुछ ने मास्टर्स कर लिया, सिर्फ इस माइंडसेट से कि इनकी शादी हो जाएगी। तो ये वाला माइंडसेट जो हमारा एजुकेशन का माइंडसेट है, जो पढ़ाना चाहिए एज अ नेसेसिटी, नॉट एज अ क्या बोलते हैं प्रेशर या फिर वक्त गुजारना है, टाइम पास या शादी टालनी है इसलिए भी पढ़ लेते हैं कई तो वो चीज़ नहीं है हमारे अंदर। वो चीज़ डेवलप करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कम से कम उनको समझ में आएगा कि जो हम कर रहे हैं, जो एज अ रिसर्चर्स, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द जो सोशल साइंटिस्ट रिसर्चर्स हैं, विमेन स्पेशली, उनके सामने यही क्वेश्चन आ जाता है कि आप कर क्या रहे हो। तो बेसिकली जो जितने भी हमारे सोशल कर क्या रहे हो आप, ठीक है, आपके काम की वैलिडिटी क्या है। और देखा जाए तो कहीं किसी हद तक वो सही भी है। क्यों? क्योंकि हमारा काम पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, ठीक है। हमारा काम किताबों में होता है, जो किताबें वही लोग पढ़ते हैं जो उस ग्रुप में होते हैं, वो कॉमन पॉपुलेशन था या फिर जैसे जो एकदम बेसिक होते हैं उन तक नहीं पहुंचता है। तो हम उनको अपने काम की वैलिडिटी देना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो एक तरीके से ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। क्योंकि आप जब तक एक सोसाइटी को एनालाइज नहीं करोगे, उसको नहीं समझोगे, तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या रूट होल्स है, वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। रिसर्च के बाद हम क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे सोसाइटी को, एग्जैक्टली क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। और सबके लिए है, इट्स नॉट जस्ट कि एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स है उन्हीं के लिए है और उसके अलावा किसी को नहीं है। तो कई बार तो घर में भी हम नहीं बता पाते हैं, अपने घर वालों को भी नहीं कन्विंस कर पाते हैं कि हमारा काम क्या है और उससे क्या इम्पैक्ट होगा। एग्जैक्टली, मुझे लगता है हम सभी का एक्सपीरियंस मोर और लेस सेम ही है, कॉमनैलिटी बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है कि चलो पढ़ रही है तो ठीक, कुछ कर ही रही होगी, कुछ तो कर रही होगी। तो इट्स डिफ़िकल्ट टू कन्विंस देम, स्पेशली जो हमसे ऊपर वाली जनरेशन है। खैर उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने भी चीज़ें देखी नहीं है, बट जो अब हमारी वाली जनरेशन है, अगर वो लोग ऐसी क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगता है या डिसअपॉइंटमेंट होता है कि इनको इतना
नहीं समझ में समझ नहीं आ रहा है। रिसेंटली मैंने इस कोविड में एक कोर्स किया था अप्लाइड एथिक्स के ऊपर। तो उसमें क्या उसने एथिक्स को लेके बात करी थी कि एथिक्स कितना ज़रूरी है, विच इज़ अगेन अ सोशल साइंस के अंदर एक डिसिप्लिन के अंदर एक अप्रोच है। तो वो एथिक्स हम लोगों की लाइफ में डे टू डे लाइफ में है, हमें नहीं पता। अच्छा, हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली एथिकल भी हैं, अनएथिकल भी हैं। कितने हद तक एथिकल है हमें नहीं पता, बट है। कितने हद तक अनएथिकल है हमें नहीं पता, बट है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो एक ये सब पढ़ के ही आएगी ना आपको। बिल्कुल ये सब समझ के ही आएगी ना। तो ये सारी एजुकेशन हमको पहले तो दी नहीं जाती, क्योंकि इसमें आप एजुकेशन सिस्टम तो आपको पता ही है कैसा है हमारा। बट तो सही है सच बात है ये। हाँ, तो और प्रॉब्लम ये है ना, बचपन से ये सिखाया जाता है कि भाई आपको डॉक्टर बनना है या साइंटिस्ट बनना है या इंजीनियर बनना है, ठीक है। बस कोई नहीं आपको बोलेगा कि आपको सोशल साइंटिस्ट बनना है या पॉलिसी मेकर बनना है या फिलोसोफर बनना है। कोई नहीं बोलेगा आपको फिलोसोफर बनना है, जबकि जो मेन एथिकल फिलॉसफी है वो मतलब फिलॉसफी जो ऑब्जर्वेशन होता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, क्या बोलना सही है, क्या नहीं, किस पे आप कौन सी टिप्पणी कर सकते हैं, ये सब कुछ तो फिलॉसफर ही बताता है। वो तो बहुत जरूरी है। वो चीज़ की ट्रेनिंग हमें बचपन से नहीं है, नहीं। और वो ट्रेनिंग हमें आके मिलती है हायर एजुकेशन में। ठीक है, हायर एजुकेशन में जब बच्चे को लगता है कि ठीक है चलता है, तो आप वो जो सीरियसनेस होती है वो एक छोटी एज में ही आपको कल्टीवेट करनी पड़ती है। तो एक तरीके की वो प्रॉब्लम्स है। और आप बता रही थी कि आपने कोई और भी आर्ट से रिलेटेड भी कोई कोर्स किया था अभी? वो तो ऐसा हॉबी मैंने ओके एक एज अ हॉबी मुझे रिसेंटली मेरे को कोरियन कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा फैसिनेशन हुआ है, पता नहीं क्यों। बट ड्रामाज दोनों ड्रामाज एंड पॉप कल्चर, तो वहाँ पे उनके छोटे छोटे बीच में कार्टून्स टाइप पिक्चर्स आते थे, तो मैं बैठ के मैं बनाने लगी अपने पीएचडी नोट्स में। तो उसको देख के मुझे लगा कि ठीक है मैं कर सकती हूँ, कुछ तो हॉबी होनी चाहिए। इंसान पढ़ के भी यू नीड अ ब्रेक, समटाइम यू नीड अ ब्रेक, जरूरी होती है। हाँ, पहले आप एटलीस्ट जब कोविड नहीं था तो आप बाहर जाके साइकिलिंग कर सकते थे, बैडमिंटन खेल सकते थे, एटलीस्ट बाहर जा सकते थे। हाँ, बट घर में बैठ के एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन होने लगता है जब आपके पास सिर्फ एक चीज़ है, एक ही कोने में बैठ के पढ़े जा रहे हैं। अभी तो एंजाइटी और डिप्रेशन इतना कॉमन हो गया है, लॉकडाउन के दौरान बहुत हमने देखा। तो उसको कोप अप करने के लिए कुछ ना कुछ आपका बिल्कुल हॉबी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप उसको कोप अप कर सको। कुछ वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए वो आर्ट मतलब स्केचिंग था, ड्राइंग था, तो मैंने धीरे धीरे बनाना शुरू किया। बट टीचर मेरा इतना एक्सीडेंट था ना, उसको देख के मुझे कॉम्प्लेक्स होने लगा कि इतना अच्छा कैसे बना लेता है। चलिए अच्छा है, तो आपने अच्छे से प्रोडक्टिव तरीके से बहुत इस्तेमाल कोशिश किया। अब पता नहीं, बट हाँ उतना प्रोडक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि ये बेसिकली मेरा लास्ट ईयर है पीएचडी का। आई वाज सपोज टू सबमिट माय पीएचडी, वो ना हो के बाकी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, तो वो एक दुख है। बट अभी मेरे को डेडलाइन मिला है, तो जेएनयू में एक चीज़ अच्छी कि आपको डेडलाइन के अंदर करना ही करना, नहीं तो फिर डी रजिस्टर करो। ओके, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे लगता है सही है। नहीं कभी कभी प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यही है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। प्रॉब्लम्स, हाँ, एक और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा रिसर्च तो हुआ नहीं है अभी तक। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कितना रिसर्च, हम समटाइम फील्स लाइक काम बहुत है हमारे पास, करने वाला नहीं है। अच्छा, मतलब पहले मैं अजीमा से मिलने से पहले मुझे लगता था कि रिसर्चर्स बहुत सारे हैं और ऐसा नहीं है कि काम हो रहा है। बट इनसे बात करने के बाद मुझे समझ आया कि वाकई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे काम नहीं हुआ है और करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसे कि आप दिल्ली विमेन का एग्जांपल दे रही थी। हाँ, जैसे दिल्ली एजुकेशन, उनका एजुकेशन लेवल कहाँ तक है, फिर वेल के ऊपर काम नहीं हुआ है यहाँ पे, फिर मैरिजेस के ऊपर कास्ट सिस्टम कितना प्रोमिनेंट है। कास्ट सिस्टम मतलब मुझे कास्ट सिस्टम इंडिया आके समझ में आया कि कास्ट सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अदरवाइज इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में तो कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हाउ एक उस कास्ट सिस्टम को सस्टेन करने के लिए एक कास्ट दूसरे कास्ट के साथ
मतलब वो मैरिजेस में रिफ्लेक्ट करता है, वो आपकी डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल, और आप डिनाई तो करते हैं, जैसे मुस्लिम समाज भी बोलता रहता है कि नहीं इस्लाम में नहीं, लेकिन हम प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि वो भी कर रहे हैं। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वहाँ पे भी डाउरी सिस्टम, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डाउरी इन इस्लाम के आपको लड़की पे बोझ डाल देना है कोई, लेकिन प्रैक्टिस में पता नहीं क्यों ये चीज़ें आ जाती हैं। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, बहुत सोचने की ज़रूरत है। बहुत, क्योंकि मैं बीच में मुझे कास्ट पे बहुत इंटरेस्ट आया था कि क्या है, क्या सिस्टम क्यों है, किस लिए, कि कहाँ से आया है इंडिया, मतलब स्पेशली इंडियन मुस्लिम्स में। फिर मैं सोच रही हूँ इंडियन मुस्लिम्स, क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही था जो मैरिज से रिलेटेड था, मेरा फ्रेंड का एक्चुअली। तो उसमें मुझे पता चला कि ही कैन मैरी ओनली फ्रॉम अ पर्टिकुलर कास्ट। तो दैट क्लिक्ड मी कि वाई, क्यों भाई क्यों, बिल्कुल क्यों। तो वहाँ से मुझे फिर मैं उसको देखना शुरू किया कि ये कास्ट का क्या चक्कर क्या है। तो फिर समझ में आया कि इंडिया के अंदर भी कास्ट है, बट किसी ने इसको मैरिज के कॉन्टेक्स्ट से कॉन्टेक्चुअलाइज किया अभी तक मैं नहीं निकाल पाई। हो सकता है किया हो, हमारी नज़र में ना हो, मेरी मेरी पर्सनली नज़र में नहीं आया। तो ये थी हमारे साथ अज़ीमा सलीम। अज़ीमा से बहुत सारे इश्यूज़ पे हमने बात की। समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पे गौर व फिक्र तो ज़रूरी है, लेकिन उसके समाधान के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी बन जाता है। क्या सोचती हैं आप? सही बात है, हाँ। उसके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसका कुछ हल निकाल पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लड़कियों वाली बातें में हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू।